दोस्तों, आज हम जिस महफूज पाकिस्तान में सांस ले रहे हैं, इसके पीछे 70 की दहाई से शुरू होने वाला एक ऐसा खुफिया मिशन था जिसने दुनिया के बड़े बड़े मुल्कों की नींदें उड़ा दी थीं। साल 1947 में जब पाकिस्तान दुनिया के नक्शे पर उभरा तो इसके पास वसाइल ना होने के बराबर थे। पड़ोस में एक ऐसा मुल्क था जो साइज़ में भी बड़ा था और फ़ौज में भी। पाकिस्तान को शुरू दिन से ही अपनी बका का ख़तरा था, लेकिन कोई नहीं जानता था कि आने वाले वक्त में ये छोटा सा मुल्क साइंस और टेक्नोलॉजी की दुनिया में वो मुआजिज़ा कर दिखाएगा जिसकी मिसाल तारीख में नहीं मिलती। आज हम जानेंगे कि पाकिस्तान के एटमी प्रोग्राम की बुनियाद कब और कैसे रखी गई, वो कौन लोग थे जिन्होंने इस मुश्किल तरीन सफ़र का आगाज़ किया और किस तरह एक मुल्क ने गुर्बत और मुश्किलात के बावजूद दुनिया की सबसे बड़ी ताकत हासिल करने का फ़ैसला किया। आम तौर पर लोग समझते हैं कि पाकिस्तान का एटमी प्रोग्राम 1970 के बाद शुरू हुआ, लेकिन ऐसा नहीं है। इसकी जड़ें बहुत पुरानी हैं। 1950 की दहाई में दुनिया भर में एटमी तवानाई यानी न्यूक्लियर एनर्जी को बिजली बनाने और तरक्की के लिए इस्तेमाल करने का रुझान बढ़ रहा था। अमेरिका ने एक ऐसा प्रोग्राम शुरू किया था जिसका नाम था एटम्स फॉर पीस यानी अमन के लिए एटम। पाकिस्तान के उस वक्त के वज़ीर आज़म चौधरी मोहम्मद अली ने 1956 में एक अहम फ़ैसला किया। उन्होंने पाकिस्तान एटॉमिक एनर्जी कमीशन PAEC की बुनियाद रखी। उस वक्त मकसद बम बनाना नहीं था, बल्कि पाकिस्तान को न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी से वाकिफ़ करवाना था ताकि ज़राअत, मेडिकल और बिजली बनाने के शोबों में काम किया जा सके। यहाँ एंट्री होती है एक बहुत बड़े नाम की, डॉक्टर नज़ीर अहमद। वो पाकिस्तान एटॉमिक एनर्जी कमीशन के पहले चेयरमैन बने। उनका काम ये था कि वो पाकिस्तान में न्यूक्लियर रिसर्च का बुनियादी ढांचा तैयार करें। उन्होंने नौजवान पाकिस्तानियों को पढ़ने के लिए बाहर भेजा ताकि वो एटमी साइंस सीख कर वापस आएँ। ये वो पहली पनीरी थी जो मुस्तकबिल में पाकिस्तान का नाम रोशन करने वाली थी। 1960 में एक और अजीम शख्सियत सामने आई जिनका नाम था डॉक्टर इशरत हुसैन उस्मानी। जब वो एटॉमिक एनर्जी कमीशन के चेयरमैन बने तो उन्होंने इस प्रोग्राम में नई रूह फूंक दी। डॉक्टर उस्मानी एक दूरअंदेश इंसान थे। वो जानते थे कि अगर पाकिस्तान को आगे बढ़ना है तो इसे अपने साइंसदान खुद तैयार करने होंगे। डॉक्टर उस्मानी ने सैकड़ों नौजवान पाकिस्तानियों को अमेरिका, बरतानिया और कनाडा की बड़ी यूनिवर्सिटियों में आला तालीम के लिए भेजा। उन नौजवानों में आगे चलकर पाकिस्तान का नाम रोशन करने वाले बड़े बड़े साइंसदान शामिल थे। इसके अलावा 1965 में पाकिस्तान ने कनाडा के ताउन से कराची में पाकिस्तान का पहला न्यूक्लियर पावर प्लांट लगाने का मुआहदा किया। ये वो वक्त था जब पाकिस्तान एटमी दुनिया के नक्शे पर आहिस्ता आहिस्ता अपने कदम जमा रहा था। 1960 की दहाई में एक नौजवान और जोशीले सियासतदान उभर रहे थे जिनका नाम था जुल्फ़कार अली भुट्टो। वो उस वक्त सदर अयूब खान की काबीना में वज़ीर मादनियात व कुदरती वसाइल और बाद में वज़ीर ख़ारजा बने। भुट्टो साहिब की नज़र दुनिया की सियासत पर बहुत गहरी थी। 1964 में जब चीन ने पहला एटमी धमाका किया तो भुट्टो समझ गए कि एशिया में ताकत का तवाज़ुन बदल रहा है। उन्होंने सदर अयूब खान को मशवरा दिया कि पाकिस्तान को भी एटम बम बनाने की तरफ जाना चाहिए, क्योंकि हमारा पड़ोसी मुल्क भारत भी इस कोशिश में है। कहा जाता है कि उस वक्त सदर अयूब खान ने इस बात को ज़्यादा संजीदगी से नहीं लिया, क्योंकि उस वक्त पाकिस्तान के पास इतने पैसे नहीं थे, लेकिन भुट्टो का अज़म पक्का था। 1965 में उन्होंने एक ऐसा जुमला बोला जो तारीख़ का हिस्सा बन गया। इंटरनेशनल मीडिया को इंटरव्यू देते हुए उन्होंने कहा, अगर भारत ने एटम बम बनाया तो हम घास खा लेंगे, भूखे सोएंगे, लेकिन अपना एटम बम ज़रूर बनाएंगे, क्योंकि हमारे पास इसके अलावा कोई चारा नहीं होगा। 1965 की पाक भारत जंग ने पाकिस्तान की क़यादत को ये सोचने पर मजबूर कर दिया कि रिवायती हथियारों की जंग में किसी भी वक्त सप्लाई लाइन कट सकती है। इसलिए मुल्क की हिफाजत के लिए एक ऐसे हथियार की ज़रूरत है जिसे देखकर दुश्मन हमला करने की हिम्मत ना करे। और फिर साल 1971 आया। ये पाकिस्तान की तारीख़ का स्याह तरीन साल था। मुल्क दो लख्त हो गया। मशरकी पाकिस्तान अलग होकर बांग्लादेश बन गया। पाकिस्तानी कौम का हौसला टूट चुका था, फ़ौज का मुराल डाउन था और मुल्क शदीद बहरान का शिकार था। इस नाजुक वक्त में जुल्फ़कार अली भुट्टो ने मुल्क की बाग दौड़ संभाली। भुट्टो जानते थे कि बचे खुचे पाकिस्तान को बचाने और भारत के जारहाना अज़ाइम को रोकने का अब सिर्फ एक ही रास्ता है, और वो है एटम बम। 20 जनवरी 1972 ये वो तारीख़ है जिसे पाकिस्तान की एटमी तारीख़ का
सबसे अहम दिन कहा जाए तो गलत ना होगा। जुल्फ़कार अली भुट्टो ने मुल्तान में एक खुफिया मीटिंग बुलाई जिसे तारीख में मुल्तान कॉन्फ्रेंस कहा जाता है। इस मीटिंग के लिए कोई बड़ा हॉल नहीं चुना गया बल्कि एक निजी बाग नवाब सादिक कुरैशी के घर के लान में शामियाना लगाकर कुर्सियां बिछाई गईं। वहां पाकिस्तान के तमाम चोटी के साइंसदान मौजूद थे जिनमें डॉक्टर अब्दुल सलाम, डॉक्टर मुनीर अहमद खान और दीगर शामिल थे। भुट्टो साहिब ने साइंसदानों के सामने खड़े होकर इंतहाई जज्बाती और गर्जदार आवाज़ में कहा कि आप मुझे ये बम बना कर दे सकते हैं। कुछ साइंसदानों ने कहा यह बहुत मुश्किल है, इसमें वक्त लगेगा और पैसे भी नहीं हैं। लेकिन वहाँ मौजूद नौजवान साइंसदानों ने जोश से नारा लगाया, हाँ हम ये कर सकते हैं। भुट्टो ने पूछा मुझे कितना वक्त चाहिए? साइंसदानों ने कहा 5 साल। भुट्टो ने अपने हाथ की 3 उंगलियां उठाईं और कहा मुझे ये 3 साल में चाहिए। इस कॉन्फ्रेंस में भुट्टो ने डॉक्टर मुनीर अहमद खान को पाकिस्तान एटॉमिक एनर्जी कमीशन का नया चेयरमैन मुकर्रर किया। डॉक्टर मुनीर अहमद खान एक इंतहाई काबिल साइंसदान थे जो बैनुल अक़वामी एटमी तवानाई एजेंसी IAEA में बड़े ओहदे पर काम कर चुके थे। उनका काम ये था कि वो इस खुफिया मिशन का बाकायदा आगाज़ करें जिसे प्रोजेक्ट 706 का खुफिया नाम दिया गया। दोस्तों, यहीं से पाकिस्तान के उस खुफिया और सनसनीखेज सफ़र का आगाज़ हुआ जहाँ से वापसी का कोई रास्ता नहीं था। मुल्तान कॉन्फ्रेंस के बाद पाकिस्तान का एटमी प्रोग्राम अभी इब्तदाई मराहिल में ही था कि पड़ोस से एक ऐसी खबर आई जिसने पूरे पाकिस्तान को हिला कर रख दिया। तारीख थी 18 मई 1974। भारत ने राजस्थान के सहरा पोखरान में अपना पहला एटमी धमाका कर दिया। दुनिया दंग रह गई और भारत ने इस एटमी धमाके को बड़ा मासूमाना नाम दिया, स्माइलिंग बुद्धा, यानी मुस्कुराते बुद्ध। लेकिन पाकिस्तान के लिए यह मुस्कुराहट नहीं बल्कि एक बहुत बड़ा ख़तरा था। अब पाकिस्तान के सर पर एटमी ब्लैकमेलिंग की तलवार लटक रही थी। इस नाजुक वक्त में जब पाकिस्तान के पास ना तो लेबॉर्ट्रियाँ थीं और ना ही ज़रूरी सामान, दुनिया के एक दूसरे कोने यानी हॉलैंड में बैठा एक पाकिस्तानी नौजवान रातों को सो नहीं पा रहा था। इस नौजवान का नाम था डॉक्टर अब्दुल कदीर खान। डॉक्टर अब्दुल कदीर खान हॉलैंड की एक बड़ी कंपनी में बतौर मेट्रोलॉजिस्ट काम कर रहे थे। ये कंपनी यूरेनियम को अफजूदा करने वाले सेंट्रीफ्यूजेस के डिज़ाइन बनाती थी। डॉक्टर साहिब ने जब रेडियो पर भारत के धमाके की खबर सुनी तो उन्होंने फैसला कर लिया कि अब उन्हें आराम की ज़िंदगी छोड़कर अपने वतन की मिट्टी का कर्ज उतारना होगा। उन्होंने पाकिस्तान के वज़ीर आज़म जुल्फ़कार अली भुट्टो को एक खुफिया ख़त लिखा। उन्होंने लिखा कि पाकिस्तान जिस तरीके पर काम कर रहा है इसमें बहुत वक्त लगेगा। मेरे पास यूरेनियम को अफजूदा करने का एक तेज़ और सस्ता तरीका है। अगर आप चाहें तो मैं अपनी खिदमात पेश करने के लिए तैयार हूँ। भुट्टो साहिब ने फौरी तौर पर डॉक्टर अब्दुल कदीर खान को पाकिस्तान बुलाया। उनकी मुलाकात हुई और भुट्टो साहिब उनकी काबिलियत और हुब्बुल वतनी से इतने मुतासिर हुए कि उन्होंने डॉक्टर अब्दुल कदीर खान को ग्रीन सिग्नल दे दिया। अब शुरू हुआ तारीख का सबसे बड़ा खुफिया ऑपरेशन। डॉक्टर अब्दुल कदीर खान ने हॉलैंड से इंतहाई हसास नक्शे, डिज़ाइन और फार्मूले अपने जहन और खुफिया दस्तावेज़ात में महफूज कर लिए। मगरबी ममालिक की इंटेलिजेंस एजेंसियों की आंखों में धूल झोंक कर वो 1975 में मुस्तकिल तौर पर पाकिस्तान मुंतकिल हो गए। 1976 में इस्लामाबाद के करीब कहोटा के मुकाम पर एक नई लेबॉर्ट्री की बुनियाद रखी गई जिसे बाद में खान रिसर्च लेबॉर्ट्रीज़ का नाम दिया गया। डॉक्टर अब्दुल कदीर खान ने अपनी टीम के साथ दिन रात एक कर दिए ताकि यूरेनियम को अफजूदा करके बम बनाने के काबिल बनाया जा सके। यहाँ एक बात समझना बहुत ज़रूरी है जिसके बारे में आम लोग नहीं जानते। पाकिस्तान का एटमी प्रोग्राम किसी एक शख्स या इदारे का मरहून मिन्नत नहीं था बल्कि ये 2 मुख्तलिफ टीमों की मुश्तरका मेहनत थी जो 2 अलग अलग रास्तों पर काम कर रही थीं। पहला रास्ता PAEC डॉक्टर मुनीर अहमद खान की क़यादत में पाकिस्तान एटॉमिक एनर्जी कमीशन प्लूटोनियम बम के डिज़ाइन, ट्रिगरिंग सिस्टम और टेस्टिंग स्लैब बनाने पर काम कर रहा था। उनके साथ डॉक्टर अशफाक अहमद और चौधरी आरिफ जैसे अजीम साइंसदान शामिल थे। दूसरा रास्ता डॉक्टर अब्दुल कदीर खान की क़यादत में कहोटा लेबॉर्ट्रीज़ में यूरेनियम को इस हद तक अफजूदा किया जा रहा था जो बम बनाने के लिए दरकार होती है। पर्दे के पीछे एक और बड़ी शख्सियत थी और वो थे ग़ुलाम इसहाक खान। वो उस वक्त सेक्रेटरी दिफा और बाद में वज़ीर ख़जाना बने। उन्होंने इस प्रोग्राम के लिए फ़ंड्स की फराहमी और ब्यूरोक्रेसी की रुकावटों को दूर करने में अहम तरीन किरदार अदा किया।
उन्हें पाकिस्तान के एटमी प्रोग्राम का कोऑर्डिनेटर या रीढ़ की हड्डी कहा जाए तो गलत ना होगा। इसी दौरान 1977 में पाकिस्तान में हुकूमत बदल गई। जुल्फ़कार अली भुट्टो की हुकूमत ख़त्म हुई और जनरल ज़ियाउल हक इक़्तिदार में आए। दुनिया ने सोचा कि अब शायद ये प्रोग्राम रुक जाएगा, लेकिन जनरल ज़ियाउल हक ने भी इस मिशन को उतनी ही शिद्दत से जारी रखा। उन्होंने साइंसदानों को थपकी दी और कहा काम चलता रहना चाहिए, फंड्स की कमी नहीं होगी। एटम बम बनाने के लिए सिर्फ लेबॉर्ट्री काफ़ी नहीं होती, इसके लिए टेस्टिंग की जगह भी चाहिए होती है। 1970 के दहाई के आखिरी सालों में पाकिस्तान एटॉमिक एनर्जी कमीशन के साइंसदानों ने बलूचिस्तान के मकरान और चागी के पहाड़ों का सर्वे किया। उन्होंने चागी में रास्को के पहाड़ों को चुना। ये एक खुश्क और अलग थलग पहाड़ी सिलसिला था। साइंसदानों और पाक फौज के इंजीनियर्स ने सख्त तरीन मौसम में ज़मीन के अंदर कई 100 फुट लंबी सुरंगें खोदना शुरू कर दी, जहां मुस्तकबिल में बम रखकर टेस्ट किया जाना था। साल 1983 में पाकिस्तान ने एक बहुत बड़ी कामयाबी हासिल की। 11 मार्च 1983 को पाकिस्तान एटॉमिक एनर्जी कमीशन ने डॉक्टर मुनीर अहमद खान की क़यादत में कोल्ड टेस्ट किया। इसका मतलब ये होता है कि बम का पूरा निज़ाम चेक किया जाता है, लेकिन इसमें असल न्यूक्लियर मटीरियल नहीं डाला जाता ताकि धमाका ना हो। ये टेस्ट 100% कामयाब रहा। पाकिस्तान ने खामोशी से वो सलाहियत हासिल कर ली थी जिसका दुनिया को अंदाज़ा भी नहीं था। अमेरिका और मगरबी ममालिक को शक हो चुका था। CIA और इसराइल की मुसाद ने कहोटा पर नज़रें जमा रखी थीं, यहाँ तक कि कहोटा पर हमले के मंसूबे भी बनाए गए, लेकिन पाक फौज की फ़िज़ाइया ने कहोटा के गिर्द ऐसा दिफाई हिसार कायम किया कि दुश्मनों को हमला करने की हिम्मत ना हुई। अमेरिका ने पाकिस्तान पर सख्त मुआशी पाबंदियाँ लगाईं, लेकिन पाकिस्तानी क़यादत ने झुकने से साफ इनकार कर दिया। वक्त का पहिया घूमा और साल 1998 आया। पाकिस्तान में मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की हुकूमत थी। 11 मई 1998 को भारत ने एक बार फिर दुनिया को चौंका दिया। उन्होंने पोखरान में 5 नए एटमी धमाके कर दिए। भारत के वज़ीर आज़म और वज़रा ने पाकिस्तान को धमकियां देना शुरू कर दी कि पाकिस्तान अब बदली हुई जियोपॉलिटिकल सूरत हाल को समझे और कश्मीर पर बात करते हुए अपनी औकात याद रखे। पाकिस्तान पर शदीद अवामी दबाव था कि ईंट का जवाब पत्थर से दिया जाए, लेकिन दूसरी तरफ अमरीकी सदर बिल क्लिंटन ने यके बाद दीगरे 5 फ़ोन कॉल्स की और धमाका ना करने के इवज़ अरबों डॉलर की इमदाद और रियायतों की पेशकश की। दुनिया भर के रहनुमा पाकिस्तान को डरा रहे थे कि अगर धमाका किया तो पाकिस्तान को मुआशी तौर पर तबाह कर दिया जाएगा। ये पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा इम्तिहान था। एक तरफ अरबों डॉलर थे और दूसरी तरफ कौम की गैरत, बका और आज़ादी थी। नवाज शरीफ ने तमाम सियासी और अस्करी क़यादत को एतमाद में ले लिया था। उस वक्त के आर्मी चीफ जनरल जहांगीर करामत और दीगर अस्करी हुकाम ने भी वाज़े किया कि दिफाई तौर पर जवाब देना नागुज़ीर हो चुका है। बिलाखिर पाकिस्तान ने अपनी खुददारी का सौदा ना करने का फ़ैसला किया। डॉक्टर अशफाक अहमद और डॉक्टर अब्दुल कदीर खान की टीमों को फौरी तौर पर चागी रवाना होने का हुक्म दे दिया गया। 28 मई 1998 दोपहर के 3 बजने वाले थे। चागी के तपते हुए सहरा में रास्को के पहाड़ के दामन में बने एक ज़ेरे ज़मीन बंकर में पाकिस्तान के चोटी के साइंसदान और फौजी अफसरान मौजूद थे। सबकी सांसें रुकी हुई थीं, माथे पर पसीना था और दिल धड़क रहे थे। बम को सुरंग के अंदर कई 100 फुट गहराई में नस्ब करके सुरंग को टनों वजनी कंक्रीट से बंद कर दिया गया था। अब बारी ट्रिगर दबाने की थी। ये एजाज़ एक नौजवान साइंसदान डॉक्टर मोहम्मद सरफराज को दिया गया, जिन्होंने फायरिंग सिस्टम का बटन दबाया। बंकर में मौजूद तमाम लोग मॉनिटर्स की स्क्रीनों को तक रहे थे। बटन दबने के चंद सेकंड्स तक मुकम्मल खामोशी रही। वो चंद सेकंड्स सदियों जैसे लग रहे थे और फिर एक ज़ोरदार ज़लज़ला आया। ज़मीन बुरी तरह लरज़ उठी। वो स्याह मटियाले रंग का पहाड़ देखते ही देखते दुनिया की सबसे ताकतवर एनर्जी के इखराज से पहले जर्द और फिर बिल्कुल सफ़ेद हो गया। पहाड़ से धूल का एक बहुत बड़ा तूफान उठा। अल्लाह अकबर के नारों से बंकर गूंज उठा। साइंसदान एक दूसरे के गले लगकर रो रहे थे। ये खुशी के, फ़ख्र के और शुक्राने के आंसू थे। पाकिस्तान ने एक नहीं, 2 नहीं, बल्कि 5 कामयाब एटमी धमाके करके भारत का गरूर खाक में मिला दिया था। इसके 2 दिन बाद 30 मई को पाकिस्तान ने चागी के ही एक और मकाम पर छठा एटमी धमाका भी कर दिया और यूं पाकिस्तान ने अपना स्कोर पूरा कर लिया। दोस्तों, पाकिस्तान का एटमी पावर बनना
किसी एक हुकूमत, एक लीडर या एक साइंसदान का कारनामा नहीं था। ये एक पूरी जंजीर थी जिसकी सोच चौधरी मोहम्मद अली और डॉक्टर नज़ीर ने दी, जिसका इंफ्रास्ट्रक्चर डॉक्टर IH उस्मानी ने बनाया, जिसको अज़म और सियासी ज़ुबान जुल्फ़कार अली भुट्टो ने दी, जिसके लिए अपनी ज़िंदगी वक्फ करने वाले डॉक्टर अब्दुल कदीर ख़ान बने, जिसके डिज़ाइन और धमाके डॉक्टर मुनीर अहमद ख़ान और उनकी टीम ने किए, जिसको सिफारती और माली तहफ़्फ़ुज़ ग़ुलाम इसहाक़ ख़ान और जनरल ज़ियाउल हक़ ने दिया, और जिस पर आखिरी मोहर मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ ने लगाई। जब कोई कौम अपनी बका और आज़ादी के लिए एक पेज पर आ जाए तो दुनिया की कोई ताकत, कोई पाबंदी और कोई खौफ उसका रास्ता नहीं रोक सकता। आज 28 मई को हम यौम तकबीर के तौर पर मनाते हैं, जो हमारी तारीख़ का एक नाकाबिले फरामोश दिन है। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाइंदाबाद। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आपको मज़ीद दिलचस्प और मालूमाती वीडियोज़ मिलती रहें। इसी के साथ ही अल्लाह निगहबान।